हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 6 सेमेस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। शॉर्टकट में क्या कहते हैं इसे हम QSV, है ना, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। तो देखिए कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि सिलेबस, कि उसके अंदर पढ़ना क्या क्या है। देखिए सिलेबस देखने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। जैसे कि पहले आपको ये पता चलता है कि सिलेबस में चैप्टर क्या है। हम सिलेबस डिस्कशन करते करते ये भी बता देंगे कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा हार्ड है। तीसरा, आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो सिलेबस डिस्कशन करने से आपको जानकारी मिलती है वो ये है कि भाई हम जब पढ़ाते रहेंगे सिलेबस तो आप देखते रहेंगे क्या कि सिलेबस में इतना कवर हो चुका, इतना बाकी है, इतना कवर हो चुका, इतना बाकी है। ये चीज़ें सर होल्ड पे रखें, क्योंकि बुक जो होता है ना, बुक में तो अपने सिस्टम से देता है, लेकिन जब हम लोग पढ़ाते हैं तो कुछ चैप्टर को होल्ड पे रख देते हैं कि ये चैप्टर आपको तभी समझ आएगा। जैसे पहला दूसरा पढ़ा देंगे, तीसरे को होल्ड पे रखेंगे। हम कहेंगे पाँचवा पढ़िए तब जाके तीसरा समझ आएगा, है ना। तो पहला दूसरा फिर पाँचवें पढ़ा देंगे, फिर कहेंगे तीसरा चौथा पढ़िए, है ना। इसमें करने वाले नहीं है, हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। इसमें बहुत छोटा सा सिलेबस है, क्वांटिटी सर्वेइंग का सिलेबस बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, थोड़ा सा लेंदी पड़ता है इसके न्यूमेरिकल पोर्शन। ये सारी चीज़ें हम सिलेबस डिस्कशन में ही बता दिए हैं। पिछले क्लास हम लेकर आए थे कि 6 सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं, कितना सिलेबस है आपका, कौन कौन सा सब्जेक्ट को हम डील करेंगे, किसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, वीडियो जाइए देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम देखेंगे सिलेबस, है ना। सिलेबस देखेंगे क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन का। किसका सिलेबस देखेंगे? क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन का क्या देखेंगे हम सिलेबस। तो सबसे जो पहला आता है आपका, सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन, है ना। सबसे पहला आपका चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन। हम कहें क्वांटिटी सर्वेइंग का कहते हैं या फिर किसी सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन क्या है? देखिए सिलेबस इंट्रोडक्शन क्या है कि भाई हम देखेंगे कि क्वांटिटी सर्वेइंग क्या होता है। भाई चैप्टर का, बुक का ही नाम है क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन, तो हम देखेंगे क्वांटिटी सर्वेइंग क्या होता है। हम देखेंगे एस्टिमेट क्या होता है, एस्टिमेट किसे कहते हैं, एस्टिमेट बनाने की ज़रूरत क्यों है, एस्टिमेट नहीं बनाएंगे तो नुकसान क्या होगा, एस्टिमेट कितने तरह के होते हैं, किस किस जगह कौन कौन से एस्टिमेट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद होता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन क्या होता है? वैल्यूएशन एक अलग चैप्टर है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। उसके बाद देखेंगे हम कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्टिंग क्या वैल्यूएशन के बराबर होता है कि वैल्यूएशन से अधिक होता है। कॉस्टिंग के कई टाइप होते हैं, क्या निगेटिव, पॉजिटिव, इक्वल, देखेंगे सारी चीज़ें। इंट्रोडक्शन में मतलब कि इंट्रोडक्शन ज़्यादा इसमें थियोरी पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में भी देखेंगे छोटे छोटे न्यूमेरिकल, एकदम छोटे छोटे न्यूमेरिकल, आपको मतलब कि एक तरह से कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए छोटे छोटे न्यूमेरिकल। कि एक रूम है तो ईंट का खड़ंजा लगाना है तो कितना ईंटें लगेंगी, कितना पैसा लगेगा। छोटा छोटा एक रूम है, बताइए टाइल्स लगाना है तो कितना टाइल्स लगेगी, इस टाइल्स लगाने का पैसा कितना लगेगा। एक दीवार है तो बताइए दीवार में कितने ईंटें लगेंगी। छोटा दीवार, छोटे दीवार की बात करें, इंट्रोडक्शन है, छोटे छोटे हम एलिमेंट लेंगे, ठीक है। दूसरा मेरा जो मेजर आता है का सबसे जो टॉपिक वो आता है बिल्डिंग, है ना। बिल्डिंग यानी भवन। अब देखिए बिल्डिंग यही सबसे बड़ा चैप्टर जाएगा आपका QSV में, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन में। यही जो चैप्टर आता है बहुत बड़ा आता है। अब देखिए बिल्डिंग में क्या निकालते हैं हम लोग? क्वांटिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्वांटिटी। और क्वांटिटी भाई आपके बुक का ही नाम है क्वांटिटी। क्वांटिटी नहीं होता है मात्रा, उस मात्रा को हम लोग क्यूबिक मीटर यानी मीटर क्यूब में निकालेंगे। उस मात्रा को हम लोग कहीं कहीं स्क्वायर मीटर यानी मीटर स्क्वायर में निकालेंगे, है ना। तो क्या निकालेंगे हम? क्वांटिटी बिल्डिंग में। अब क्वांटिटी क्या कि भाई कितना, जब घर बनाते हैं तो मिट्टी खोद कर निकालना पड़ता है, क्योंकि फाउंडेशन ग्राउंड लेवल से नहीं चले जाते हैं। तो कितना मिट्टी खोद करके निकालना है, तो लंबाई चौड़ाई, कितना नीचे जा रहे हैं, गहराई, तीनों से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा मेरा कितना आयतन मेरा मिट्टी लगा। कितना आयतन का ईंट चिनाई हुआ, तो पूरे दीवार की लंबाई, दीवार की मोटाई और दीवार की ऊंचाई आ जाएगा, इतना आयतन आपका ईंट चिनाई लगा है। भाई छत क्या होता है? RCC। तो कितना आयतन RCC वर्क हुआ, तो छत की लंबाई, छत की चौड़ाई, छत की मोटाई, उतना आयतन मेरा RCC वर्क होगा। नीचे देखे होंगे PCC, फाउंडेशन में सबसे नीचे PCC होगा, अब थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे तो PCC। तो PCC की लंबाई, PCC की चौड़ाई, PCC की मोटाई, कितना आयतन PCC वर्क हुआ। उसके बाद प्लास्टर, तो दीवार की लंबाई,
और दीवार की ऊंचाई, प्लास्टर की मोटाई को हम काउंट नहीं करते हैं। अब प्लास्टर की मोटाई काउंट क्यों नहीं करते, हम इसमें देखेंगे। तो प्लास्टर को हम लोग स्क्वायर मीटर में निकालेंगे कि इतना स्क्वायर मीटर प्लास्टर हुआ। डीपीसी को देखेंगे, इतना स्क्वायर मीटर डीपीसी हुआ। पेंट देखेंगे, इतना स्क्वायर मीटर पेंट हुआ। यानी मतलब कि क्वांटिटी निकालना। एक क्वांटिटी आयतन में हो सकती है, एक क्वांटिटी एरिया में हो सकता है। ठीक है, जितने भी आप सोच लीजिए, जो भी आप सोच सकते हैं बिल्डिंग के पार्ट में सारा सोच लीजिए। वुड वर्क, बिल्कुल वुड वर्क भी निकालेंगे, है ना। एलसीसी भी निकालेंगे सारा, है ना। सैंड फिलिंग, आप फर्स्ट में देखते होंगे सैंड फिलिंग भी निकालेंगे, सारा निकालने वाले हैं। ये बहुत बड़ा जाता है क्योंकि बिल्डिंग में सारा निकालना होगा। एक क्वेश्चन लेंगे जाएगा 1.5 घंटे तक। फिर हम करें हार्ड नहीं है, लेंदी है, और लेंदी को आसान बनाने का काम हम करेंगे आपका। ठीक है, तीसरा है ना, तीसरा जो होता है वो रोड होता है। तीसरा क्या होता है, रोड। अब रोड क्या है भाई, अब जो रोड तो आप देखेंगे कई तरह के भाई, बिटुमिन का, उसके बाद सीसी का रोड देखेंगे, आरसीसी का रोड देखेंगे। लेकिन हम कहते हैं आपको जो रोड पढ़ना है ना, मिट्टी का, अर्थ का रोड पढ़ना है, मिट्टी का। अब रोड जो है ना, 3 तरह से रोड पढ़ेंगे। एक तो पूरा मान लीजिए ग्राउंड लेवल पे पूरा फिलिंग। अब पिछले में आप कैनाल पढ़ के आए तो फिलिंग कटिंग आपको पता होगा, है ना। तो क्या होगा कि पूरा मिट्टी के ऊपर, पूरा मिट्टी के ना, देखिए पार्शली फिलिंग एंड पार्शली कटिंग, PFPC लिख दिए। मतलब क्या हुआ, पूरा ग्राउंड लेवल के ऊपर मिट्टी को भरेंगे तो उसे कहेंगे उसे पूरा ग्राउंड लेवल के नीचे रोड बनाएंगे तो कहेंगे फुली। अरे यार, अच्छा दोनों एक ही लिख दिया ना, है कि नहीं। अच्छा ठीक लिखे थे। कारण ग्राउंड लेवल के ऊपर उल्टा लिख दिया ना, इसलिए फंस रहे थे। ग्राउंड लेवल के ऊपर मिट्टी को भरेंगे तो कहेंगे फुली फिल कर रहे हैं। सर पूरा यदि रोड बना रहा है, ग्राउंड लेवल के ऊपर भर के बनाएंगे तो कहेंगे फुली फिलिंग है। यदि ग्राउंड लेवल को काट कर बनाएंगे तो कहेंगे फुली कटिंग है। और ऐसा रोड बना रहे हैं, कुछ ग्राउंड लेवल से ऊपर जा रहा है, कुछ ग्राउंड लेवल से नीचे जा रहा है, तो उसे कहेंगे पार्शली फिलिंग और पार्शली कटिंग, है ना। बहुत ज़्यादा इंक लग गया, क्या कहते हैं उसे, पार्शली फिलिंग पार्शली कटिंग। बहुत अच्छा है, ये सबसे लेंदी है। इसका कैलकुलेशन है, इसका कैलकुलेशन और बड़ा जाएगा, हार्ड नहीं है, बहुत बड़ा जाता है इसका कैलकुलेशन। ठीक है, तो चौथा होता है वो होता है रेट एनालिसिस। अब देखिए, अब जेई बनने के बाद यही ज़्यादा काम आता है, रेट एनालिसिस। जेई बनने के बाद क्या कहते हैं हम कहते हैं कि सबसे मजा कौन सा चैप्टर पढ़ने में आएगा, तो वो आता है आपका रेट एनालिसिस में रेट यानी भाई एक यूनिट बनाने का कितना खर्चा आ रहा है। जैसे कि हम अभी निकाले थे ब्रिक वर्क, ब्रिक लंबाई, ब्रिक चौड़ाई, ब्रिक मोटाई, तो आ जाएगा 100 घन मीटर आयतन ब्रिक का। लेकिन एक आयतन बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, उसको हम कहते हैं रेट। जैसे आरसीसी का छत बनाए थे, तो आरसीसी की लंबाई, आरसीसी की चौड़ाई, आरसीसी की मोटाई गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 300 घन मीटर। कितना आ जाएगा, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 300 घन मीटर। लेकिन हम देखेंगे 1 घन मीटर में कितना पैसा लगेगा, है ना। तो किसी भी का जैसे प्लास्टर करना है तो प्लास्टर की लंबाई, प्लास्टर की ऊंचाई, दीवार का प्लास्टर की लंबाई, प्लास्टर की ऊंचाई देखेंगे कितना स्क्वायर मीटर। मान ले आ गया 100 स्क्वायर मीटर, प्लास्टर को स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, किस में आ गया 100 स्क्वायर मीटर में। तब हम देखेंगे कि 1 स्क्वायर मीटर का कितना खर्चा आ रहा है। चीज़ें समझ आ रहा है ना। तो रेट इसमें निकालेंगे सबका आयतन का। अब इसी में हम लोग देखेंगे कितना सीमेंट लग रहा है, इसमें बस आयतन निकाल के काम खत्म। ईंट चिनाई का आयतन निकलेंगे कि ईंट चिनाई इतना आयतन का हुआ, लेकिन हम देखेंगे उतना आयतन का ईंट चिनाई हुआ तो उस आयतन में कितना सीमेंट है, कितना बालू लगा है, कितना गिट्टी लगा है, कितना लेबर लगा है, कितना दिन लगा है, कितना पैसा लगा है, सारा चीज़ निकालेंगे हम रेट एनालिसिस में। बहुत इंटरेस्टिंग सब चैप्टर है, बहुत ज़्यादा, है ना, मज़ा आता है इसमें। ठीक है, तो सबका जैसे कि प्लास्टर हो गया, तो प्लास्टर में ईंट नहीं है तो प्लास्टर में देखेंगे कितना सीमेंट लगा, कितना बालू लगा। मटेरियल की बात, पैसा दिन तो अलग चीज़ है, मटेरियल कितना सीमेंट बालू लगा, है ना। जैसे पीसीसी हो गया तो पीसीसी में हमको देखना पड़ेगा मटेरियल कितना सीमेंट लगा, कितना बालू लगा, कितना गिट्टी लगा। आरसीसी हो गया तो कितना मेरा छड़ लगा। मटेरियल की टर्म बात करें, हम इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ते हैं, पानी का खर्चा कितना लगा, ठेकेदार का प्रॉफिट कितना हुआ, उसको भी सारा चीज़ ऐड करते हैं इसमें रेट एनालिसिस में। ठीक है, उसके बाद 5वां चैप्टर आता है भाई वैल्यूएशन। क्या हम पढ़ते हैं, वैल्यूएशन मतलब होता है मूल्यांकन, वैल्यू। इस समय आपकी वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं, पढ़ते समय क्या वैल्यू है ना। अपने गाँव में जाएंगे तो कहेंगे अच्छा क्या कर रहे हो, डिप्लोमा, ठीक है कर लो।
लेकिन जेई बन जाएंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कोई घर बनाए, कोई आप घर बनाए 10 लाख का, लेकिन 2 साल बाद उस घर का कितना कीमत मिलेगा? तो कहेंगे सर 2 लाख का घर बनाए तो घर का कीमत तो 2 साल बाद 4 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है, वो हम देखेंगे कैसे होगा। ठीक है, तो वैल्यू तो क्या होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी जो होती है, कोई भी प्रॉपर्टी होती है, उसका कीमत ना घटता रहता है। उसका कीमत अब छोड़ देंगे, जब बाइक खरीद कर लेकर आइए, आप खरीदेंगे 10 दिन बाद भी बेचेंगे तो कुछ ना कुछ आपको कम ही मिलेगा। वही कंडीशन घर का है। घर आप एक बना दीजिए तो 10 साल बाद बेचेंगे तो घर क्या मिलेगा? कुछ रेट घर का कम मिलेगा। जमीन का रेट बढ़ जाएगा, जिससे आपका लगेगा घर का रेट बढ़ रहा है, लेकिन वो जमीन का रेट बढ़ता है। तो वही क्या है वैल्यू, कि किसी प्रॉपर्टी का कुछ दिन बाद क्या है कि वैल्यू कितना है। ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि वैल्यूएशन बहुत कुछ पे डिपेंड करता है, बहुत कुछ पे डिपेंड करता है कि वहाँ कंडीशन क्या है, वैल्यू है ना। जैसे कि मान लीजिए कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं था तो वहाँ की बिल्डिंग है या कोई भी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कुछ और थी, लेकिन राम मंदिर बोलते वहाँ की वैल्यू बढ़ गई। अब कोई ऐसा जगह है जहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है तो वहाँ की वैल्यू घट गई। कोई ऐसी जगह है जहाँ गवर्नमेंट कहती है कि अब कूड़ा यहीं फेंका जाएगा तो वहाँ की वैल्यू घट जाएगी, कोई रहना ही नहीं चाहेगा। चीज़ें समझ आ रही है ना। तो वैल्यू, अब कहीं कोई ऐसा जगह जहाँ यातायात का कोई साधन ही ना हो, कोई ट्रेनें ना हो, कोई बस स्टेशन ही ना हो, तो वहाँ कोई रहना ही नहीं चाहेगा। तो वैल्यूएशन बहुत कुछ पे डिपेंड करता है। हम देखेंगे वैल्यूएशन क्या होता है, कितने तरह का वैल्यूएशन होता है, इसके कई तरीके होते हैं, मेथड होते हैं वैल्यूएशन को फाइंड आउट करने का। ठीक है, फिर छठा में आ जाता है आपका रेंट। रेंट मतलब होता है किराया, है ना भाई, किराया। कि गवर्नमेंट देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें क्या करती हैं, बनाती है, और किराए पर गवर्नमेंट का आवास जो होता है, लोग रहते हैं कर्मचारी, तो उसका आखिर में मंथली किराया कितना ले, ये भी तो होगा भाई। ऐसा तो नहीं कि मनमानी जितना मन करे उतना ले लेगी, नहीं, मंथली किराया गवर्नमेंट कितना ले सकते, उसे उसमें किसको निकाले, उस मतलब उस कितना किराया लेगी उसको हम कहाँ निकालेंगे भाई? रेंट में निकालेंगे। किस में निकालेंगे? रेंट में। या फिर आप जहाँ रूम लेकर आते होंगे आप देते होंगे, यानी किसी और के प्रॉपर्टी को अपने उपयोग करके उसको उसके बदले कुछ पैसा देते हैं, उसे क्या कहते हैं? रेंट। रेंट इतना होना चाहिए कि जो घर है, जिसका मकान है, उसको ज़्यादा नुकसान हो आपके मकान मालिक को, और इतना अधिक भी नहीं होना चाहिए कि आपको दिक्कत हो, है ना। तो एक बैलेंस करते हुए रेंट रहना चाहिए, जिससे दोनों पार्टी को ज़्यादा नुकसान ज़्यादा फायदा न हो। तो बहुत सारी चीज़ें हम रेंट को देखेंगे। रेंट भी किस पे डिपेंड करता है। अब कोई एकदम रोड के बगल में घर है तो रेंट ज़्यादा लेगा, है कि नहीं। रोड एकदम अंदर है तो रेंट कम हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो वैल्यूएशन में फैक्टर थे वही रेंट में भी आ जाएंगे भाई। सारी सुविधाएं हैं तो रेंट बढ़ जाएगा, टाइल्स वाला लेंगे तो रेंट बढ़ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, जो सातवां आता है उसे कहते हैं हम लोग टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट। टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट, देखिए हम आपके बुक में किस सीक्वेंस में दिया हुआ हमको नहीं पता, आपके बुक में किस सीक्वेंस में दिया हुआ हमको नहीं पता, हम बुक देखेंगे भी नहीं, है ना। हम अपने तरीके से पढ़ाएंगे, हमको अपने तरीके से पढ़ाने दीजिएगा। ये मत कोई कहे कि ये वाला चैप्टर द एंड कर दिए, इसी चैप्टर में पढ़ाया जाता है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। बाकी बुक किसी भी कंडीशन में दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम जो पढ़ाएंगे उसी में क्या आएगा, उसके बाहर आने का थोड़ा भी चांस ही नहीं बनता। हाँ, चांस जो पढ़ा दिए मेरा, आप नोट्स बना लेंगे, ज़्यादा कोशिश करिएगा आप खुद नोट्स बनाइएगा। यदि आप नोट्स बना लेंगे उसके बाहर से नहीं आएगा, है ना। लेकिन हमको अपने कंडीशन से पढ़ाने दीजिए। हम बुक सच में बताएं तो बुक हम नहीं देखे हैं, कितना बुक है उसमें कितना चैप्टर है, हम कई सालों से पढ़ा रहे हैं, हम डायरेक्ट आए सिलेबस डिस्कशन किए। ठीक है। अब टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है ठेका, है ठेका, ठेका नहीं ठेका। तो टेंडर मतलब क्या होता है? ठेका लेने से पहले बहुत सारे सरकार टेंडर निकालती है कि हमको ये काम कराना है, तो बहुत सारे ठेकेदार कहते हैं हम 10 लाख में कराएंगे, हम 5 लाख में कराएंगे। तो जो सबसे कम पैसे में कराने वाला रहेगा उसी का टेंडर एक्सेप्ट किया जाता है, बाकी का लौटा दिया जाता है। तो उसे कहते हैं भाई टेंडर, है ना। तो हम टेंडर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, कौन कौन सा फॉर्म भरा जाता है। फिर हम देखेंगे भाई ठेकेदार मान लीजिए ठेका ले लिया और बीच में छोड़ के भाग गया तो क्या करेंगे, है ना। यदि ठेकेदार अच्छे से पूरा काम कर दिया तो क्या करेंगे उसके। यदि ठेकेदार पूरा काम कराया लेकिन बीच में कोई दिक्कत हो गई तो क्या करेंगे। चीज़ें समझ रहे हैं। तो ठेका देखेंगे, फिर देखेंगे कितने तरह का ठेका होता है ना, कितने तरह का। कोई ठेका देखेंगे, वो ठेका दे देंगे तो आपका घर आपसे कोई मतलब, उसको बस पैसा दे देंगे, आप घर बना के दे देगा। कोई ठेका देखेंगे तो वो बस लेबर लेके आएंगे, सब मटेरियल की व्यवस्था अपने कराना पड़ेगा। देखते होंगे ना, कोई ठेका देंगे तो मटेरियल वो लेके आएगा, आप लेबर दे दीजिए। बहुत तरह का ठेका होता है, हम इसमें देखेंगे। फिर एक 8वां आता है
एक आठवां था आपका स्पेसिफिकेशन, है ना, स्पेसिफिकेशन। अब स्पेसिफिकेशन मतलब होता है विशिष्टियाँ, क्या होता है विशिष्टियाँ। अब देखिए स्पेसिफिकेशन नाम लगाना, स्पेसिफाई करना, स्पेसिफिकेशन मतलब विशिष्टियाँ मतलब ये होता है कि कोई काम करा रहे हैं तो कैसे कैसे कराना है। जैसे कि सरकार कह दिया कि आरसीसी रोड बनवाइए, तो कह दिया, अब बताइए कि सरकार कह दिया आरसीसी रोड, तो आप आरसीसी रोड, कोई इंजीनियर कोई और छड़ लगा देगा, कोई और छड़ लगा देगा, कोई ग्रेनाइट का पत्थर लगा देगा, तो कोई टाइल्स मतलब कि कोई मार्बल का पत्थर यूज कर लेगा। तो स्पेसिफिकेशंस क्या होता है कि जब कोई भी काम कराने के लिए आता है तो उसके साथ एक पेज आता है, एक पेज नहीं बहुत सारे पेज आते हैं, एक कॉपी की तरह होता है, उसमें सारा लिखा रहता है कि आपको कौन सा बालू लेना है, आपका कितनी पुरानी सीमेंट लेना है, कौन कौन से चेक कर लेना है, कौन सा गिट्टी लेना है, कितना mm का गिट्टी लेना है, जब आप दुरमुट से कंपेक्शन कराएंगे कितनी बार कंपेक्शन करना है, मिक्सर मशीन में जब मिलाएंगे मसाला तो कितना देर मिलाना है, सारा लिखा रहता है। कि इसी सिस्टम से इसी स्पेसिफिकेशन से यदि आप काम करते हैं तो जो क्वालिटी मिलेगी मेरे वर्क की वो उच्च क्वालिटी का मिलेगा, है ना। सीमेंट यदि लोकल सीमेंट लोग लेते आए बचाने के लिए, ईंट डुप्लीकेट ईंट लेते आए, तो सारा उसमें लिखा रहता है कि इस काम में फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क यूज करिए, हाँ इस काम में आप सेकेंड क्लास ब्रिक वर्क यूज कर लीजिए। चीज़ें है ना, ब्रिक वर्क यूज करने पहले यहाँ से गिरा कर देख लीजिए, टूट रहे तो वो खराब ईंट है। तो सारा स्पेसिफिकेशन, काम कैसे कैसे होगा, कौन कौन सा मटेरियल यूज होगा, किस किस तरह से यूज होगा। भाई ऐसा नहीं कि सीमेंट बहुत लाए 2 महीना स्टोर कर दीजिए सीमेंट को, सीमेंट क्या होता है बहुत सेंसिटिव होता है, स्टोर करेंगे तो खराब हो जाएगा। तो कहेगा स्पेसिफिकेशन में रहेगा कि कंपनी का जिस दिन तारीख होना उससे इससे ज़्यादा पुराना सीमेंट नहीं होना चाहिए, साइट पे आपको ज़्यादा सीमेंट स्टोर नहीं करना है, बहुत सारे स्पेसिफिकेशन लिख के आएगा, इसी के अनुसार फॉलो करते हुए आपका वर्क होगा। ठीक है, फिर एक लास्ट आता है, भाई देखिए इतना ही चैप्टर होता है, लेकिन एक आता है मिसलेनियस करके, एक और आता है चैप्टर मिसलेनियस। अब मिसलेनियस क्या है भाई, अब मिसलेनियस कोई टॉपिक नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है, इतने चैप्टर हम पढ़ाएंगे, लेकिन इसके अलावा आप जब बुक देखेंगे तो बहुत सारे चैप्टर दिया हुआ है। यदि उतने सारे चैप्टर पढ़ने लग जाएंगे दिमाग का दही हो जाएगा और कुछ समझ नहीं आएगा, पागल हो जाएंगे, डिप्लोमा छोड़ना पड़ेगा 6 सेमेस्टर में आके। तो ऐसे ऐसे टॉपिक मिसलेनियस में ऐसे ऐसे हम टॉपिक को लेते हैं जो आते रहते हैं। क्या कि मिसलेनियस में जो वो टॉपिक हम पढ़ाते हैं जो 3 साल 4 साल 5 साल गैप कर करके कभी कभी आता रहता है, तो उस टॉपिक को हम पढ़ा देते हैं मिसलेनियस में। हम बता रहे हैं लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं जो कई सालों के गैप के बाद आते हैं, उसको हम किस में रखते हैं, मिसलेनियस में। मेरा यही सिस्टम रहेगा पढ़ाने का। फिर हम कह रहे हैं थोड़ा सा डरना है, थोड़ा सा नहीं डरना है। डरना कब है, जब आप एकदम रेगुलरिटी नहीं रखेंगे, एकदम रिवीजन नहीं करेंगे। डरना कब नहीं है, जब आप हमसे पढ़ ले रहे हैं, बस एक बार पढ़ करके नोट्स बना लीजिए, रिवीजन कर डालिए, आपको डर दूर हो जाएगा। आप देखेंगे हाँ 6 सेमेस्टर में ना हमको फील हो रहा है कि 6 सेमेस्टर है, ये तो कुछ है ही नहीं, हम पढ़ा रहे हैं, बस एक बार पढ़ लीजिए। इतना गजब टेक्निक से पढ़ाते हैं हम कि उसके बाहर आएगा ही नहीं मेरे नोट्स के बाहर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के साथ।